गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूएसए की प्रतिनिधि सभा का डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सीनेट का विशद विवेचन किया है। आज वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का डिस्कस इस टॉपिक में करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन हमने देखा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल ड्यूरेशन केवल 2 वर्ष होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वे उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यदि प्रतिनिधि सभा की संरचना के विषय में देखें तो अमेरिका के मूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते हैं उनको उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। परंतु प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। प्रारंभिक समय में अमेरिका प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी यूनियन में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह सदस्य संख्या बढ़ती गई। अब 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अकॉर्डिंग प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित कर दी गई है। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, किंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होते जाने के कारण अब इसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी
संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम क्यों न हो। इन सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके संदर्भ में कुछ आवश्यक नियम हैं। पहला है योग्यता, जो उम्मीदवार इसका मेंबर बनना चाहता है वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो और इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तीसरी योग्यता है वह यूएसए में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। फोर्थ है वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है। प्रेजेंट टाइम में अधिकांश राज्यों में परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। इसे लोकेलिटी का रूल कहते हैं। यदि हम प्रतिनिधि सभा के चुनाव के संदर्भ में देखें तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं था, किंतु 1920 में किए गए संशोधन के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है। 1964-65 में नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित करते हुए अशिक्षित हवसियों को भी मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार मताधिकार के संबंध में लिंग तथा रंग पर आधारित सभी भेदभाव फिनिश कर दिए गए हैं। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा अब अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोटिंग का पावर प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह नेसेसरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। पागलों, दिवालियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना होगा, इसके संदर्भ में वहाँ व्यवस्था है कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है।
प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित भी नहीं किया जा सकता है। यदि गणपूर्ति के संदर्भ में देखें तो गणपूर्ति कुल सदस्यों का बहुमत सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रतिनिधि सभा के सेशन कब से कब चलते हैं, इस विषय में स्टूडेंट्स कुछ वहाँ स्पष्ट नियम हैं। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक सेशन होगा एवं यह सेशन 3 जनवरी को दोपहर से स्टार्ट होगा। कांग्रेस के दोनों सदनों का सेशन उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि उसके सदस्य सेशन को स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का सेशन एक साथ स्थगित होता है यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हों तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दोनों सदनों का विशेष सेशन भी बुला सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जेरिमैंडरिंग भी एक सिस्टम है जिसके अनुसार प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरिमैंडरिंग है, जिसके अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जाएं। 1824 में एल्ब्रिज जेरी मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे और उनके द्वारा ही सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया गया। अतः उनके नाम पर इसे जेरिमैंडरिंग कहा जाता है। जेरिमैंडरिंग की प्रथा सत्ताधारी दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है और इसके कारण प्रतिनिधि सभा का गठन दोषपूर्ण हो गया है। अमेरिका में जेरिमैंडरिंग की प्रथा पर रोष अवश्य है, किंतु अब तक इस बुराई को दूर नहीं किया जा सका है। अब बात करते हैं अपन प्रतिनिधि सभा के पावर्स एंड फंक्शंस पर। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त लेजिस्लेचर पावर कांग्रेस में निहित है, जिसका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती हैं।
इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित है, किंतु इसके अतिरिक्त भी उसके द्वारा कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं। तो उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं उनके बारे में अपन जिक्र करते हैं। प्रतिनिधि सभा का पहला कार्य विधायी कार्य है। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर रूल मेकिंग की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी बिल जब दोनों सदनों में पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं। किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माता कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को सर्वोपरि स्थिति देना चाहते थे, किंतु लॉन्ग टाइम में रूल मेकिंग के क्षेत्र में भी सीनेट ने प्रतिनिधि सभा के समान ही प्रतिनिधि सभा के समकक्ष ही और व्यवहार में कभी कभी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रतिनिधि सभा का दूसरा महत्वपूर्ण काम या पावर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पावर है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदनों को अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में अमेंडमेंट करने या प्रस्तावित करने का कार्य किया जा सकता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का तीसरा पावर या फंक्शन कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है। एक चौथी जो महत्वपूर्ण शक्ति प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है, वह है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने पहले इस संदर्भ में स्टडी की है कि राष्ट्रपति को मतदान करने के लिए पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होता है, किंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को इस इलेक्टोरल कॉलेज में पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा को जुडिशियल पावर भी प्राप्त है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पारित करती है, जिसे सीनेट के द्वारा निश्चित प्रक्रिया के
आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को कुछ दूसरे कार्य भी प्राप्त हैं। वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित कर सकती है और उसके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा की संरचना, उसके सदस्यों की योग्यता, उसका इलेक्शन किस प्रकार से होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, सेशन या गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है, सेशन कब आयोजित किया जाता है, जैरिमैंडरिंग प्रथा क्या है और प्रतिनिधि सभा के पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, इन सब के संबंध में अपन ने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।